कॉन्सेप्ट ऑफ डीम डिविडेंड पढ़ते हैं। डीम डिविडेंड मतलब, गाइस क्वाइट नाउ, डीम डिविडेंड मतलब अज्यूम टू बी डिविडेंड। मतलब अगर डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट बताया है, मतलब एक्चुअली डिविडेंड तो नहीं दिया होगा, कुछ और दिया होगा, और माना है कि हम क्या कंसिडर करेंगे उसको एज अ डिविडेंड, तो ही डीम डिविडेंड का लॉजिक है, वरना तो नहीं है। बराबर है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? डिविडेंड नहीं बल्कि लोन। क्या दिया गया है? लोन। एडवांस किया गया है बाय द कंपनी टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। बराबर है। मतलब कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है, कंपनी ने क्या दिया है? लोन। किसको दिया है? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। करेक्ट है। एंड अदर कंडीशन सेट आउट इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर सेटिस्फाइड है, ये डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट ना मोर सो किसके रिलेटेड है? इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि डिविडेंड पे टैक्स लगता है, टैक्स बचाने के लिए लोग जोल करते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए ये डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है कि अगर कंपनी ने रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को क्या दिया? लोन दिया, तो वो लोन नहीं माना जाएगा, डिविडेंड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? डिविडेंड, नॉट लोन। बट वो कंसिडर करने के लिए यहाँ पे जो कंडीशंस दिए हुए हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। कंडीशंस क्या होने चाहिए? सेटिस्फाई। एंड सेटिस्फाइड दैट द अमाउंट ऑफ लोन वुड बी लायबल टू बी रिगार्डेड एज डीम डिविडेंड। The concept of deemed dividend is embedded in section 2 clause 22 subclause E of Income Tax Act। Income Tax Act 1961। तो डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट में है ही नहीं। कहाँ है? इनकम टैक्स एक्ट में। वेयर क्लोजली हेल्ड कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी? बंद करके रखा है कंपनी को? नहीं, ये तो नहीं होगा। क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी। क्लोजली हेल्ड समझ में आता है? कुछ लोगों ने होल्ड करके रखा है, इस क्लोजली हेल्ड।
ठीक है, लोन रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को दिया कंपनी ने, बट वो कंपनी कौन सी होनी चाहिए? बराबर है, और वो लोन दे रही है या एडवांस दे रही है टू एनी ऑफ इट शेयर होल्डर, और कौन से शेयर होल्डर को दे रही है? हु हैज मोर देन इन द कंपनी। किसको दे रही है लोन कंपनी? जिसके पास, ऐसा शेयर होल्डर को जिसके पास 10% ऑफ वोटिंग पावर है। जिसके पास क्या है? 10% ऑफ वोटिंग पावर। अभी 10% ऑफ वोटिंग पावर है तो वो बड़ा शेयर होल्डर है। बराबर है, बड़ा शेयर होल्डर है और उसको उतना डिविडेंड मिला तो वो टैक्स भरना पड़ेगा उसको। अभी टैक्स से बचने के लिए हो सकता है वो कंपनी को बोल रहा है कि मुझे डिविडेंड नहीं, लोन फॉर्मेट में दे। लोन फॉर्मेट में देगा तो उस पर लोन नहीं पड़ेगा, लायबिलिटी पे तो टैक्स नहीं पड़ता है ना। बराबर है, तो उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा। बट इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि अगर 10% तेरे पास वोटिंग पावर है और क्लोजली हेल्ड कंपनी है और उसने तुझे क्या दिया? लोन, तो हम उसको क्या मानेंगे? डीम्ड डिविडेंड। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक। टू एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर इज सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। सो अगर 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 फॉर एग्जाम्पल क्लोजली हेल्ड कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उसमें उसने फर्म को लोन दिया। किसको लोन दिया? फर्म। बट वो फर्म को लोन दिया जिसमें ये जो शेयर होल्डर है वो पार्टनर है। शेयर होल्डर क्या है? पार्टनर। तो वो सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड हुआ वो फर्म में। बराबर है, अभी फर्म को लोन क्यों दिया? ऐसे ही थोड़ी देते, क्योंकि वो शेयर होल्डर क्या है? पार्टनर, इसलिए दिया। तो ये जो फर्म को दिया गया लोन है वो हम शेयर होल्डर के अकाउंट में क्या कंसिडर करेंगे? डिविडेंड। डू यू अंडरस्टैंड? बट नॉट एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर इनकम टैक्स। क्लियर? डन। और प्लस क्यों दिया गया है ये लोन? फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए ही लोन दिया गया है। और on behalf of such shareholder, to the extent the company has accumulated profit, such payment would be deemed as dividend under 2 clause 22। बराबर है, या शेयर होल्डर के बिहाफ पे दिया गया है तो जितना भी accumulated profits में से दिया गया है उसको हम क्या मानेंगे? deemed as dividend। वेरी क्लियर? इलस्ट्रेशन पढ़ो। डन क्या? क्या केस बोला है मुझे बता दो, मैंने पढ़ा नहीं है। शॉर्ट में बताओ क्या बोला है। अरे बोलो। गाइस टॉक। हाँ। और कंपनी का उसको लोन दिया 1 लाख रुपीज एंड उसने उसको रीपे भी किया, बट उसको डीम डिविडेंड माना जाएगा। रीपेड भी है तो भी क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड। ठीक है, अभी ये क्या लाइन बोला है तुमको समझा क्या? जितना कंपनी का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है ना उतने तक उसको क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितना बोला है? 50 लाख। लोन कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख क्या होगा? डीम डिविडेंड। समझा क्या? अगर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50,000 होता और लोन 1 लाख होता तो क्या डीम डिविडेंड मानते? 50। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितना। वेरी क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्काउंट कूपन्स टू ऑल शेयर होल्डर, ये अपन ऑलरेडी पढ़ लिया। कंपनी ने क्या दिया? किसको? शेयर होल्डर। क्या उसको हम डिविडेंड मानेंगे? नहीं, वही तो लिखा है। बराबर है, चलो आगे। वेवर ऑफ राइट टू रिसीव डिविडेंड।
रिसीट ऑफ डिविडेंड इज अ राइट ऑफ शेयर होल्डर एंड नॉट एन ऑब्लिगेशन, बराबर है। देयर इज नो प्रोविजन अंडर द एक्ट टू डील विथ वेवर। वेवर मतलब ऐसा कोई थोड़ी बोलेगा कि नहीं चाहिए डिविडेंड तू रख, ये राइट है, ऑब्लिगेशन थोड़ी है। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑब्लिगेशन, यहाँ पे कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं है जो बोले कि डिविडेंड का अधिकार वेव ऑफ किया जा सकता है। हेंस सच प्रोविजन मे बी कंटेन इन द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में कुछ देना है कंपनी को तो दे सकता है, बट कंपनीज एक्ट ऐसा कुछ बोलता नहीं है। फर्दर सच वेवर कैन ईदर बी इन फुल और पार्शियल। Declaration of dividend. Dividend being an important decision and having impact on financial position of company should be considered at the, पता है ना ऑलरेडी, डिविडेंड कहाँ डिसाइड होता है, बोर्ड मीटिंग में, एंड नॉट एट द मीटिंग ऑफ द कमिटी। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत सारे कमिटीज भी बनाते हैं ना, कुछ मैंने कमिटीज तुमको बताई थी, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, सीएसआर कमिटी। तो यहाँ पे बोला है चाहे कमिटी बनाई भी हो ना, तो कमिटी नहीं डिसाइड करेगी डिविडेंड देना है या नहीं, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिल के डिसाइड करेंगे। तो किसकी मीटिंग होनी चाहिए, बोर्ड की, नॉट कमिटी। डू यू अंडरस्टैंड, ऑफ द बोर्ड और बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय सर्कुलेशन। ये बताओ सर्कुलेशन वाला रेजोल्यूशन क्या होता है, भूल गए, पोस्टल बैलेट क्या होता है, घर पे जाता है, मीटिंग होता है, मीटिंग होता है। तो जो मेंबर्स के लिए पोस्टल बैलेट है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए सर्कुलेशन, समझा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के घर रेजोल्यूशन जाए, मीटिंग ना हो तो सर्कुलेशन, मेंबर्स के लिए हो तो पोस्टल बैलेट, समझा। समझा क्या, डायरेक्टर्स का मीटिंग नहीं होगा, रेजोल्यूशन कैसे पास होगा, सर्कुलेशन। बैठा बैठा, तो या तो मीटिंग में होना चाहिए या तो सर्कुलेशन से होना चाहिए, बट बाय बोर्ड होना चाहिए। वेरी क्लियर, चलो आगे, नेक्स्ट लाइन खुद करो प्लीज। डन, ठीक है। अभी बच्चा लोग जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाता है ऑडिट के लिए। ऑडिट होने के बाद वो ऑडिटर्स कमिटी के पास जाता है, किसके पास जाता है, ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपने में से कुछ लोग चुनते हैं और ऑडिट कमिटी बनाते हैं। और ऑडिट कमिटी जो है वो ऑडिटर्स का ध्यान रखता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है, सब कुछ करता है ऑडिट के रिलेटेड, ठीक है। तो ऑडिट होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके पास जाता है, ऑडिट कमिटी के पास जाता है। ऑडिट कमिटी उसको रिव्यू करता है, उसको अप्रूव करता है, फिर वो जाता है बोर्ड के पास अप्रूवल के लिए, फिर बोर्ड मीटिंग में वो अप्रूव होता है, फिर फाइनली वो ले किया जाता है एजीएम में फॉर शेयर होल्डर्स अप्रूवल। समझ में आ रहा है, तो पहले वो किसके पास जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट कमिटी, और फिर किसके पास जाएगा, बोर्ड। तो यहाँ पे क्या बोला है, वेयर कंपनी हैज ऑडिट कमिटी, this committee shall consider the annual financial statement before submission to the board, बराबर। Dividend shall be recommended by whom, बोर्ड, आफ्टर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिट कमिटी एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लेगी, फिर बोर्ड उसको अप्रूव करेगा, और अप्रूव करने के बाद डिविडेंड का डिसीजन लिया जाएगा, समझा। द लिस्टेड एंटिटी शैल recommend or declare all dividend and or cash bonuses at least 5 working days before the record date fixed for the purpose। क्या बोला है यहाँ पे, दोबारा पढ़ो। रिकॉर्ड डेट पे क्या होता है, बुक क्लोज होती है। तो बोला है बुक क्लोज करने से पहले लिस्टेड एंटिटी को बताना पड़ेगा कि क्या उसने रेकमेंड किया है और क्या उसने डिक्लेयर किया है। अच्छा, ये दो वर्ड क्यों यूज किया, रेकमेंड या डिक्लेयर, नहीं, यहाँ पे तो हम बीओडी के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना। इंटरिम में डिक्लेयर होता है ना, इसलिए दोनों यूज किया है। लिस्टेड एंटिटी अगर फाइनल डिविडेंड है तो रेकमेंड करेगा बोर्ड, इंटरिम है तो डिक्लेयर करेगा। तो सारे डिविडेंड रेकमेंड डिक्लेयर कितने दिन पहले किए जाएंगे, एटलीस्ट 5 days, 5 working days बिफोर द रिकॉर्ड डेट। क्लियर, फिक्स्ड फॉर द पर्पस। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड टू बी अनकंडीशनल, डिविडेंड कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकता, इट हैज टू बी अनकंडीशनल, बट all requisite approval shall be obtained before declaration of the dividend। अगर किसी के अप्रूवल की जरूरत है तो डिक्लेरेशन के पहले ही अप्रूवल लेने का, रिक्विजिट मतलब रिक्वायर्ड, बराबर है। नेक्स्ट वाला लाइन तुम पढ़ोगे।
डन। अभी यहाँ पे क्या बोला है, तुम डिविडेंड डिक्लेयर करो तो सब्जेक्ट टू कंडीशन नहीं होना चाहिए। सारे अप्रूवल्स जो चाहिए वो पहले ले लो, फिर डिक्लेयर करो। डिक्लेयर करोगे तो अनकंडीशनली डिक्लेयर करोगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन नहीं होना चाहिए, बराबर है। अगर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहिए तो पहले ले लो, फिर डिक्लेयर करो। ऐसा नहीं लिख सकते दैट वी आर डिक्लेयरिंग दिस डिविडेंड सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय बैंक, ऐसा नहीं हो सकता। अप्रूवल बाय बैंक पहले लो और फिर डिक्लेयर करो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है। जो भी फॉरेन कोलैबोरेटर्स या कंप्लायंस जो भी है वो पहले करने का, फिर डिक्लेयर करने का। एक बार डिक्लेयर कर दिया तो वो डेट बन जाता है, फिर वो पे करना ही। गॉट द पॉइंट? ये रीड मार लो। अभी अभी सेम पढ़ा, वो लोग ने थोड़ा वापस पैसिव वॉइस में बोला है। डन। समझा कि नहीं? इलस्ट्रेशन करो। नॉट श्योर तुमको ये पूरा समझेगा कि नहीं, बट कोशिश करो। नहीं, वही बोला ना लास्ट में। नहीं नहीं, हाँ हाँ, वो लोग ने क्या बोला है, वो लोग ने केस डिविडेंड नहीं रेकमेंड किया ना, इसलिए मिसमैनेजमेंट का डाला है। मिसमैनेजमेंट मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वो कंपनी के अफेयर्स ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हैं, कुछ तो फ्रॉड कर रहे हैं, दैट इज मिसमैनेजमेंट। डू यू अंडरस्टैंड? गरम हो गरम हो रहा है तुमको? डन। कुछ समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ है सिनेरियो? मैं पढ़ूं एक बार। यहाँ पे इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट था कंपनी में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेकमेंड नहीं किया डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। शेयर होल्डर्स ने कंपनी के कंप्लेन कर दिया, किसको? ट्राइब्यूनल को। बोला कि ये तो मिसमैनेजमेंट हो रहा है अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बोर्ड ने कैसे रेकमेंड नहीं किया? रेकमेंड करना ही चाहिए था, बराबर है। तो जस्ट बिकॉज प्रॉफिट्स नहीं हुआ, उन्होंने क्या बोल दिया कि ये तो मिसमैनेजमेंट है। तो यहाँ पे बोला है कि प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एक्सप्लेन करो और देखो कि शेयर होल्डर्स का जो कंटेंशन है, कंटेंशन मतलब जो कहना है, ठीक है, वो टेनेबल है या नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय टेनेबल? एक्सेप्टेबल, वैलिड है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है सेक्शन 241 टॉक्स अबाउट रिलीफ इन केस ऑफ मिसमैनेजमेंट। जब मिसमैनेजमेंट होता है ना तो ट्राइब्यूनल रेमेडी देता है, ठीक है। और वो रेमेडी कहाँ दिया हुआ है अपने को? सेक्शन 241 में। तो वहां पे तुम पिटिशन फाइल कर सकते हो
इट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड। अगर सक्सीड करना है ये सेक्शन के अंदर, तो ये एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है कि अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रिजुडिशियल। प्रिजुडिशियल मतलब हार्मफुल, हार्मफुल मैनर में अफेयर्स कंडक्ट हो रहे हैं, ये प्रूफ करना बहुत जरूरी है। किसके लिए हार्मफुल हो रहे हैं? टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी और पब्लिक इंटरेस्ट, या कुछ तो चेंज हुआ है इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी, जिसके वजह से अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड इन दैट मैनर। हमेशा मिसमैनेजमेंट का केस करोगे ना, तो ये प्रूफ होना बहुत जरूरी है कि भाई अफेयर्स जो है ना वो प्रिजुडिशियली कंडक्ट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? प्रिजुडिशियली। प्रिजुडिशियली ईदर फॉर द कंपनी और फॉर द पब्लिक। या तो मैनेजमेंट ही चेंज हो गया सडनली पूरा, और मैनेजमेंट चेंज होने की वजह से अफेयर्स मिसमैनेज हो रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये चीज प्रूफ करना बहुत जरूरी होती है। अगर ट्राइब्यूनल ये चीज से कन्विंस्ड है, बराबर है, इट मे विथ अ व्यू टू ब्रिंगिंग एन एंड ऑफ प्रिवेंटिंग द मैटर कंप्लेन और एप्रीहेंडेड मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड है कि सच में मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो मिसमैनेजमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, मैटर को एंड करने के लिए वो ऑर्डर्स पास करती है जैसा उसको सही लगता है। बट यहाँ पे एक केस हुआ था, इंडो विंड एनर्जी लिमिटेड वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड को बोला गया था कि ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि तुम प्रूफ ही नहीं कर पाए कि वो प्रिजुडिशियल था। समझ में आया क्या केस था? नक्की नक्की एवरीबडी, अरे थोड़ा जोश लाओ, हाँ बोलो। देयरफॉर अप्लाइंग द अबव फैक्ट्स एंड प्रेसिडेंट, मैं तुमको कल बोल रही थी कि 6 to 9 खींच लेना, वो मेरे पे ही आया। तुम लोग ना बोला मत करो प्लीज, तुम बोलते हो ना वो सच हो जाता है। अबाउ फैक्ट्स एंड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रीवियस जजमेंट्स। प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रीवियस जजमेंट, ठीक है। तो अबाउ फैक्ट्स एंड प्रेसिडेंट इन द गिवन केस, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अमाउंट टू mismanagement, and hence the contention of the shareholder shall not be tenable. Very clear? Hello, test yourself. क्या कर रहे हो? टेस्ट योरसेल्फ। तो मैं जो बड़बड़ा रही थी उसका क्या किया तूने? कहना क्या चाहते हो? ये वाला टेस्ट नहीं हम कर रहे हैं हमारे, ज्यादा हो गया देखो, पढ़ टेस्ट योरसेल्फ। क्या दिया बताना। आंसर नहीं दिया है? क्या आंसर लिखोगे? रिजर्व्स वाले, एवरेज वाला, 1/10 वाला, 15% बच जाना चाहिए वाला, पहले लॉसेस सेट ऑफ करने वाला, वही आंसर है। टेस्ट किया खुद को? गुड जॉब। फेल हो गए? चलो, इंपॉर्टेंट ना बच्चा लोग, इंपॉर्टेंट। अब ये सारे जो छोटे छोटे हैं ना, ठीक है, इन सब पे केसेस आ सकता है, ठीक है। ध्यान, अभी एक्सट्रीम ध्यान। डिविडेंड टू बी डिपॉजिटेड इन सेपरेट बैंक अकाउंट, ठीक है। तो डिविडेंड कैसे होता है? जैसे ही एजीएम में डिक्लेयर होता है ना, वैसे ही सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है, फिर सेपरेट बैंक अकाउंट से सबको पे कर दिया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस? पहले क्या होता है? डिक्लेयर, उसके बाद कहा जाता है सेपरेट बैंक अकाउंट में, कंपनी के बैंक अकाउंट में, और फिर कंपनी के बैंक अकाउंट से क्या किया जाता है? पे। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक, अब ध्यान। In terms of section subsection 4 of 123, the amount of dividend including the interim हो या फाइनल, इससे फर्क नहीं पड़ता, उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा मार्केट। कौन से बैंक में? शेड्यूल्ड बैंक में, सेपरेट अकाउंट में। कितने दिन में? 5 days। कहां से? डेट ऑफ डिक्लेरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। डिक्लेरेशन से 5 दिन में सेपरेट अकाउंट में डालना है, 5 दिन में सेपरेट अकाउंट में डालना है। ये सेपरेट अकाउंट किसका है? कंपनी का। कंपनी का। और कौन से बैंक में है? शेड्यूल्ड बैंक। एनी अमाउंट विच रिमेन्स, ध्यान ध्यान ध्यान, एनी अमाउंट विच रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड आफ्टर पीरियड ऑफ 30 days। 30 days कहां से आया? 30 days कहां से आया? सुनो,
5 दिन में सेपरेट अकाउंट में डालना है, 30 दिन में पे करना है। 5 दिन में सेपरेट अकाउंट में डालना है, 30 दिन में पे करना है। और अगर 30 दिन में भी अनक्लेम्ड रहा तो उसको ट्रांसफर करना है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, टू बी ओपन्ड बाय द कंपनी। डू यू अंडरस्टैंड? 5 दिन में सेपरेट अकाउंट, 30 दिन में पे, और फिर कोई अनक्लेम्ड अनपेड रहा तो वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कितने दिन में वो सब आगे आएगा, फिलहाल सिर्फ पढ़ो। समझ में आया? ठीक है, आगे चलूं। डब्बा देखा था मैंने। हम्म, ये देखो, डिविडेंड डिक्लेयर किया, 30 डेज में पे होएगा। शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया तो 7 दिन तक कंपनी संभालेगा। 7 दिन के बाद अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल रहेगा। 7 साल तक किसी ने क्लेम नहीं किया तो वो ट्रांसफर होगा आईपीएफ। समझा क्या? तो और एक लाइन यहाँ पे ऐड कर दें, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो 5 डेज में उसको सेपरेट अकाउंट में डालना है। बराबर? 30 दिन में उसको पे करना है। क्लेम किसी ने नहीं किया 7 दिन में उसके बाद, तो हो जाएगा अनपेड में। और अनपेड में 7 साल तक रहेगा, उसके बाद जाएगा आईपीएफ। 30 पे। प्रोसीजर में पूरा आंसर आएगा, जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ अबाउट इट। क्लियर छे? चलो आगे। SS3 hereby clarifies that dividend shall be deposited in a separate bank account कितने दिन में? From the date of declaration and shall be paid within 30 days। कहां से? पढ़ पढ़ पढ़। डिक्लेरेशन से 30 दिन अकाउंट में। हाँ, मतलब एक्स्ट्रा कितने बचे? 25। सब कुछ डिक्लेरेशन से करेंगे अपन। ठीक। वो 7 साल भी हो गए। 7 साल आईपीएफ वो अनक्लेम्ड में जाने के बाद। बैंक में जाने के बाद नहीं वो भी वो बोले इधर से गिन लेंगे 7 साल का आगे दो इसमें। हाँ, आगे। द इंटरवेनिंग हॉलीडेज इफ एनी फॉलिंग ड्यूरिंग सच पीरियड शैल बी, बीच में हॉलीडे आया तो उसको गिन लेने का, इंक्लूड करने को बोला ना, गिनने का। बैंक बंद है तो पहले ही पता होना चाहिए, 30 दिन दिए ना। ठीक। द रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ डिविडेंड अमाउंट इन सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स declaration as provided in 123 subsection 4 shall not apply to, जहां पे एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है, सेंट्रल या स्टेट या जॉइंटली, तो फिर जरूरत ही नहीं है मगजमारी करने का। गवर्नमेंट कंपनी है, पूरा कैपिटल गवर्नमेंट का है, देख लेंगे आपस में। ठीक। इलस्ट्रेशन करो हालो फटाफट। इलस्ट्रेशन। सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 मुझे दोनों बताना क्या सीन है। हम्म
नोमेनक्लेचर बोलते हैं, नाम बोल नहीं सकते। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर इज नेम रे, कैटेगरी। नेमिंग, नेमिंग, नोमेनक्लेचर इज नेमिंग। सिनेरियो, अच्छा तुम सिनेरियो 2 तक पहुंचे ही नहीं हो। नहीं, मेरा हो गया 2 बार पढ़ के, हेलो फटाफट करो। आते वाले बात नहीं है, मेरे को क्या इतना बाय हार्ट थोड़ी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ आना चाहिए। मेरे को वापस सीएस का एग्जाम देने बोलोगे तो मैं ना दूं? खौफ होता है वो बिल्डिंग को देखना ना। खुद आए तुम चल के। तभी बोल देते हैं। मैं सबको देती हूँ हिंट, मैं तो बुक्स भी बताती हूँ, ईटी में ही बताती हूँ, देख लो ये करना है। मैंने ईटिंग नहीं किया। मैं तेरे को बुक्स बताया रहेगा, 100% मैं सबको बताया, मैं सबको बताया। मैं तो सबको बताती हूँ, बुक्स के साथ बताती हूँ, देखो। कूदने के बाद बोलना नहीं। 100% सबको बताया मैंने, सबको बताया मैंने, बताया ना निशा, है ना। और सबसे मोटी वाली दिखा देती हूँ, ये देख इसके साथ है। नहीं नहीं, कंपनी लॉ दिखाती हूँ, मतलब जो मिले वो दिखा देती हूँ, बट मैं दिखाती हूँ। फिर भी तुम आए, मेरी क्या गलती है? क्या चाहते हो बस वो एक बोला ऐसा तो। चलो सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 बताओ अभी फटाफट में तो। इसमें पहले वाले में कि वो जो अनपेड है उसको पूरा खत्म करना है, कुछ भी लेफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो देन वापस वो यूज होएगा टू फॉर द पर्पस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर फॉर द फ्यूचर। तो बच्चों को ऐसे ही पढ़ाती है, नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। समझ कर। आगे का वो जो अनपेड नहीं, ये समझा वो मैं क्या ये बोलती हूँ। सिनेरियो 1 बता रही है 2 बता रही है? पहले ये बता, 1 बता रही है, हाँ 1 बता, ढंग से बता। कुछ तो पता है उसने। इतना समझा कि वो लेफ्ट नहीं, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अरे बच गया तो अभी क्या करेंगे? तो तभी दूसरा डिविडेंड होगा तो उसमें डाल सकते हैं। जब तक जो बचा है वो पे नहीं होता तब तक वो अकाउंट यूज कर सकता है, इसमें बिल्कुल नहीं। डिविडेंड डिक्लेयर किया है और अगर पूरा पे हो गया है तो सेम वो अकाउंट को हम फ्यूचर डिविडेंड्स के लिए यूज कर सकते हैं। परफेक्ट, बैंग ऑन। अनपेड डिविडेंड है तो फिर हम उसको अनपेड डिविडेंड करके उसका नेम ही चेंज कर सकते हैं। यू कैन यूज इट फॉर फ्यूचर डिविडेंड। परफेक्ट। अब समझा क्या बोला है? सिनेरियो 1 बोलता है तुमने सेपरेट अकाउंट ओपन किया, उसमें पे करने के लिए डिविडेंड जमा किया, अगर 100% डिविडेंड पे हो गया, देयर इज नो अनक्लेम्ड अनपेड, तो सेम अकाउंट को फ्यूचर ईयर्स के लिए भी यूज करो डिविडेंड पे करने के लिए। बट अगर उसमें कुछ अनक्लेम्ड अनपेड रह गया है तो तुम उसको फ्यूचर ईयर्स के लिए यूज नहीं कर सकते, तो उसका नाम चेंज कर दो और अनपेड डिविडेंड अकाउंट नाम डाल दो और उसी में रहने दो 7 साल तक वो अनक्लेम्ड डिविडेंड। समझा क्या है यार? हेलो। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड टू नॉन रेसिडेंट मेंबर्स। अभी नॉन रेसिडेंट मेंबर है मतलब इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर है तो फेमा प्रोविजंस आ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट आ जाता है तो और एक पप्पा आ जाता है, आरबीआई। ठीक है। सो डिविडेंड रेमिटेड मतलब ट्रांसफर्ड, रेमिटेंस मतलब ट्रांसफर, डिविडेंड ट्रांसफर कर सकते हैं हमें नॉन रेसिडेंट मेंबर्स को, प्रोवाइडेड इट इज अलाउड अंडर द टर्म्स ऑफ परमिशन गिवन बाय आरबीआई। आरबीआई ने अलाउ करना चाहिए। फॉर रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड टू नॉन रेसिडेंट मेंबर्स कंपनी शैल अप्लाई टू ऑथोराइज डीलर। ऑथोराइज डीलर एक बैंक ही होती है जो ट्रांजैक्शन करके देती है। ठीक है। इंडिया से, हाँ मनी चेंजर वगैरह, इंडिया से लेकर बाहर तक अगर पैसे भेजने हैं तो इट इज ऑलवेज थ्रू ऑथोराइज डीलर। ठीक है। एडी कैटेगरी बैंक्स होते हैं, along with document as may be required by authorized dealer for this purpose. Authorized dealer may allow the remittance of dividend in accordance with the procedure prescribed by RBI. RBI prescribe करेगा वैसा पैसा भेज सकते हैं। Rate of dividend very important, नहीं है very important, हाँ ठीक। Dividend may be paid to equity and preference.
इक्विटी का रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है? हाँ, फ्लक्चुएटिंग। आज तक पढ़ा अपन रेट ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड का नहीं ना, तो फ्री टू डिटरमाइन है, बोर्ड डिटरमाइन करेगा उतना पे करेंगे हम, जितना रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, सब्जेक्ट टू एडिक्वेसी ऑफ द प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट है डिविडेंड दे सका। प्रेफरेंस क्या होता है? फिक्स्ड। वेरी गुड। एज पर फिक्स्ड रेट डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ, पता है तो अभी क्या पढ़ाऊं मैं? फर्दर प्रोविजो टू सबसेक्शन 3 ऑफ 123। प्रोविजो क्या होता है? Act provides that in case the company has incurred loss during up to the end of quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend. Interim dividend कंपनी देना चाहती है और इमीडिएट जो क्वार्टर में डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है उसके प्रीवियस क्वार्टर में क्या हुआ है? लॉस। उसके प्रीवियस क्वार्टर में क्या हुआ है? लॉस। फिर भी इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं क्या? आंसर इज यस, बट एवरेज ऑफ 3 years। कितना इंटरिम दे सकते हैं? कंपनी को लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रीसीडिंग क्वार्टर में लॉस हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जिस क्वार्टर में वो अनाउंस कर रही है ना इंटरिम, उसके प्रीसीडिंग क्वार्टर में क्या हुआ है? लॉस हुआ है। फिर भी वो इंटरिम देना चाहती है, दे सकती है, हाँ दे सकती है, बट उसको ना प्रीवियस 3 साल का जितना एवरेज डिविडेंड है ना उससे ज्यादा देना अलाउड नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? हम कौन से डिविडेंड की बात कर रहे हैं? इंटरिम। और प्रीवियस क्वार्टर में क्या हुआ है? लॉस। तो 3 साल का एवरेज डिविडेंड जितना है उतना ही देना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। ये प्रोविजन दो जगह अप्लाई करते हैं, रिजर्व से दिया तो भी सेम, और इमीडिएट क्वार्टर में लॉस हुआ है तो भी सेम। समझा क्या? रिजर्व से भी डिक्लेयर कर रहे थे तो पहला पॉइंट वही था ना, एवरेज, और प्रीवियस क्वार्टर में लॉस हुआ है तो भी इंटरिम डिविडेंड एवरेज पे करने का, उससे ज्यादा नहीं। बैठा क्या? नक्की? हाँ बोलो बराबर। अभी जरा इसको पढ़ो। अभी पिछले 3 साल में नील 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 डिक्लेयर ही नहीं किया तो कोई भी रेट कर सकते हैं। हाँ वही दिया देखो। समझा? एवरेज रेट का प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा, कितने भी रेट पे दे सकते। बैठा। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वाह, कैसे कैसे पे कर सकते हैं? चेक, एक्चुअली कैश में भी नहीं देते। डिविडेंड कैन बी पेड इन कैश, नॉट इन काइंड। गेहूं चावल नहीं देने का डिविडेंड के नाम पे, हमेशा क्या देने का? आधे घंटे पहले बोला था मैंने। हाइपर पहनाऊंगी अभी मैं देखो। चलो आगे, कहाँ थी? हाँ, ये बताओ ना मुझे। क्या बोला? ये? क्या गिफ्ट किया है? कौन से शेयर्स दिए? दूसरे कंपनी के शेयर दिए। हाँ, कंपनी के पास दूसरे कंपनी के शेयर्स थे, वो उसने शेयर होल्डर को एज अ गिफ्ट दे दिया। खुद के शेयर्स दिए होते तो बोनस हो जाता ना, बट उसने क्या किया? मतलब डिविडेंड काइंड में अलाउड है कि नहीं? है ना, तो ऐसा स्कीम सैंक्शन ही नहीं हो सकता। बैठा क्या? डिविडेंड पेबल इन कैश मे बी पेड थ्रू पेबल एट पार चेक। वारंट से पे होता है। वारंट क्या? एक सर्टिफिकेट, ठीक है, वो शेयर होल्डर्स के पास पोस्ट से जाता है और वो वारंट लेके फिर बैंक में जाते हैं और बैंक उनको पेमेंट दे देता है। समझ में आया? दैट इज वारंट, कूपन जैसा। और इन एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट अप्रूव्ड बाय आरबीआई। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही जाता है, ठीक है, बट वी आर रीडिंग कंपनी लॉ ना, इसमें प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी सब होती है। हम जिसका शेयर्स खरीदते हैं वो कौन सी कंपनी होती है? लिस्टेड, तो अपने को इलेक्ट्रॉनिक मोड से आ जाता है। हाँ, कब से बराबर बंद किया क्या?
मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है, बोलता है नल खराब हुआ है। पहले थोड़ा गिरता था। ज्यादा वो बीच में लगाएंगे ना तो बराबर होता है, अभी वो प्लम्बर आएगा तो भी ठीक करेगा। क्लोजली हेल्ड कंपनीज मतलब थैंक यू। ऑल्सो यूज द मेथड ऑफ परचेसिंग डिमांड ड्राफ्ट, डीडी से भी इशू करते हैं ऑन द नेम ऑफ द शेयर होल्डर। इन सच सिचुएशन डिविडेंड वुड बी ट्रीटेड एज पेड ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ डीडी। अभी डीडी को क्लियर करने को भी टाइम लगता है ना चेक की तरह, तो जिस दिन डीडी इशू किया उस दिन पे हो गया, मान लेंगे। समझा? बाय डेबिटिंग डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनी। डीडी चेक जैसा ही दिखता है। अच्छा, तुमने जिंदगी में कभी डीडी देखा ही नहीं? तो बेसिकली पहले पहले जब ऑनलाइन नहीं होता था ना एडमिशन वगैरह, तो हमको आईसीएसआई को फीस पे करनी होती थी। तो हम क्या करते थे पता है? वो बैंक अकाउंट जो बैंक में है ना हमारा, उसको हम बोलते थे डीडी बना के दे, और वो डिमांड ड्राफ्ट बना के देता था हमारे इंस्टीट्यूट के नाम से। और वो डीडी आईसीएसआई के पास पहुंचा ना, तो आईसीएसआई वो बैंक को दे देता था और वो हमारा अकाउंट डेबिट करके पैसा दे देता था। तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो शेयर होल्डर को डीडी भेज सकते हैं, वो डीडी शेयर होल्डर कहाँ जमा कर देगा? बैंक में, और उसको पैसा मिल जाएगा बैंक से। समझा? इट लुक्स लाइक डीडी चेक। हाँ, मोड है। ये प्राइवेट कंपनी कर सकता है मैक्सिमम, पब्लिक तो करेगा नहीं। ठीक है, दे देना, ऊपर लिखा तो है। डीडी कैसा होता है ना, चेक बाउंस हो सकता है अगर कम पैसा नहीं है तो। डीडी बिना अकाउंट में पैसा हुए ना इश्यू ही नहीं हो सकता, उतना पैसा ब्लॉक कर दिया जाता है वंस यू इश्यू डीडी। तो डीडी कभी बाउंस नहीं होता। समझा? और डीडी बैंक ही बनाता है, कस्टमर के पास डीडी नहीं होता। रिक्वेस्ट करते हैं हम बैंकों के डीडी बनाओ, तो वो डीडी बनाते हैं, और उतना पैसा होना चाहिए तो ही डीडी बनेगा, वरना नहीं। सो देयर इज नो बाउंसिंग ऑफ डीडी। चेक भी ऑप्शन है। ठीक है, where payment of dividend is not possible through any electronic mode, the dividend shall be paid by way of check payable at par or dividend warrant. Very clear? फिफ्थ पॉइंट तुम बताओगे? शुभम, सीधा बैठ, पढ़ाई कर। पॉइंट नंबर 5। कितनी दिक्कत है तेरे लाइफ में यार। मारने से लात मारेंगे, 2-4 बार मार, क्रैम्प उतर जाएगा उसका। फिफ्थ पॉइंट, एवरीबॉडी रीड 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 रीड। खड़ा हो जा 2 मिनट। नस पे नस चढ़ गई है, ऐसा बोलना। अब क्रैम्प बोला वो तो मैंने बोला उठ जा। क्या पूछी है तो? कोई बात नहीं, होता है। रगड़ा पैटिस कम खाया कर। बैठे बैठे कैसे हो जाता? नहीं, जाके आ लो। चलो पॉइंट नंबर 5, एवरीबॉडी गाइस कम ऑन। पढ़ा क्या? क्या बोलने की कोशिश की है? चेक या वारंट किधर भेजेंगे? कौन सा? रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द मेंबर, और जॉइंट होल्डर है तो वेरी गुड, नेम्ड फर्स्ट इन द रजिस्टर। या तो अगर मेंबर ने किसी पर्सन को भेजने बोला है तो उधर कुछ अलग एड्रेस दिया तो उसके इस पे। जॉइंट होल्डर्स है तो जैसा डायरेक्शन है इन राइटिंग में उसको भेजेंगे। समझा? आगे नहीं?
in order to minimize pilferage and fraudulent encashment of dividend warrant. Pilferage क्या होता है? कोई नॉर्मल इंसान है अपने यहाँ पे? मैं डिक्शनरी मीनिंग चेंज करना पड़ेगा बेटा। मैं, यही सबसे बड़ा अबनॉर्मलिटी था, मैं बोलना। वो खुद को ही नहीं मानता। पिल्फरेज मतलब स्टील, चोरी हो जाना। अभी सब अपने अबनॉर्मलिटीज दिखाएंगे। अधिकाश एडमिशन के लिए फोटो दिखाओ। बम का ना, देखा मैंने। हे भगवान। चलो, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज पिल्फरेज मतलब चोरी, या फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट। फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट मतलब मेंबर के बदले किसी और ने डिविडेंड निकाल लिया। डिविडेंड वारंट देंगे तो ऐसा हो सकता है ना, डिविडेंड वारंट क्या हो जाए, चोरी हो जाए। हो सकता है किसी और के हाथ में आ जाए तो उसने इनकैश करा लिया, ऐसा हो सकता है ना, बाय अनऑथोराइज्ड पर्सन। तो कंपनीज को उसके लिए क्या करने का, असरटेन करवा लेने का मेंबर से उसका प्रॉपर बैंक अकाउंट नंबर, उसका नाम, उसका एड्रेस ऑफ द बैंक ब्रांच वेयर ही मेंटेन्स द अकाउंट, एंड इंडिकेट दीज डिटेल्स ऑन द फेस ऑफ डिविडेंड वारंट। तो बंदे का नाम, उसका बैंक अकाउंट नंबर, सब कुछ डाल देने का डिविडेंड वारंट पे, तो उसे फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट नहीं होगा। Moreover, companies may also introduce holograms on dividend warrant as security measures. Holograms भी लगा सकते हैं। Do you know what is holograms? Google करो। कर लो Google। हाँ हाँ मत करो। मिला? सब लोग एक दूसरे से डिस्कस करने के बाद होलोग्राम मिला क्या? अभी यही वाला पूछ ऐसे रहा है जैसे मुझे क्या मालूम तुमने क्या देखा। पैन कार्ड देखा, पैन कार्ड उस पे सिल्वर वाला छोटा आता है। टिप नहीं रहे, वो सिल्वर का जो रहता है वो समझ लो, वही होलोग्राम है। ये देखो, ये सिल्वर वाला दिख रहा है तुमको, ये होलोग्राम होता है। इसको भी बोलते हैं हाँ, बहुत सारे होलोग्राम, बहुत सारे नहीं होलोग्राम भी आ रहे ब्लैक कलर का। हाँ अरे पार्टी के बोर्ड में फर्स्ट सेकंड ईयर फर्स्ट ये समझा होलोग्राम? हाँ हाँ, वेरी गुड, गुड जॉब। वो कम करने मतलब ठंडी कम करने बोल रही है, भावनाओं को समझ। 19 पे डालो बोलता है, फिर वो जाएगी, पहुंच जाएगी कश्मीर। चलो, अरे बस होलोग्राम पुराण हो गया, समझ गया।
चलो, when the payment is made by dividend warrant, the name of the bank and account number, if available, shall be mentioned in the warrant after the name. तो जिस बंदे का नाम आएगा उसके बाद उसका बैंक का नेम एंड अकाउंट नंबर भी डाला जाएगा अगर डिविडेंड वारंट से पे करें. इन केस दीज आर नॉट अवेलेबल, एड्रेस ऑफ द मेंबर शैल बी प्रिंटेड. ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर नहीं है मेंबर का तो क्या डालो उसमें, एड्रेस. ये पढ़ के तुम बताओ 8th पॉइंट, और इंपॉर्टेंट मार्क करना पॉइंट को. समझा क्या? चेक क्या डिविडेंड वारंट भेजा है ना मेंबर को एड्रेस पे, तो पैसा कितना दिया है उसमें, 1500 एक्सीड 1500. तो कैसे भेजना है, चेक से चेक और डिविडेंड वारंट से ही भेजा है. स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट. कहना क्या चाहते हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट से मत भेजो, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो. समझा क्या? वैलिडिटी कितना होता है डिविडेंड चेक या वारंट का? 3 months. तुम पागला गए हो थोड़े से. द डिविडेंड चेक और वारंट शैल बी अकम्पनीड बाय अ स्टेटमेंट. मन वो कैसे भेजते तो बोलते चेक या डिविडेंड वारंट. अब मैं क्या बोलूं? And the TA को वो टैग अरे क्वेश्चन ये जो है स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट के रीजन क्या उसे ज्यादा पैसा हो तो इससे भी सेफ्टी पर्पस. सेफ्टी के लिए मेरे को लगा टैक्स अरे वो बोल रहे हो पेमेंट चेक टैक्स का क्या कर लेना देना, टैक्स तो पड़ेगा ही पड़ेगा. टैक्स तो इनकम दिखेगा ना उसके अकाउंट में, तो बाद में टैक्स पड़ेगा. बट कैसा है, चेक या डिविडेंड वारंट है तो घूम भी सकता है ना. तो छोटा अमाउंट है तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट बड़ा अमाउंट है तो बोला स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट यूज करो, ऑर्डिनरी पोस्ट यूज मत करो. समझे? सेफ्टी पर्पस, सेफ्टी. चलो, डिविडेंड चेक और वारंट शैल बी अकम्पनीड बाय अ. जब चेक या वारंट भेजेंगे तो साथ में एक स्टेटमेंट भी भेजेंगे. क्या स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, राइटिंग में होगा स्टेटमेंट. उसमें क्या लिखा जाएगा, तुम्हारा फोलियो नंबर या डीपीआईडी, client ID, number of shares held by concerned member as on the record date, and amount paid upon each share, and the financial year to which the dividend pertains. तो जब चेक भेजेंगे तो एक स्टेटमेंट लेटर भी भेजेंगे जिसमें ये सारे डिटेल्स होंगे. क्लियर? डिविडेंड शैल बी पेड proportionately on paid up value of share. अगर फुल्ली पेड अप है तो अकॉर्डिंगली बराबर है. अगर 5% डिविडेंड अनाउंस किया है और फुल्ली पेड अप है तो पूरा 5%, पार्टली पेड अप है तो अकॉर्डिंगली भेजेंगे डिविडेंड. समझा? बिना वाला नीचे गिर गया वाला ओके. 11th 12th पॉइंट और 13 पॉइंट करने की जरूरत नहीं है. 11 12 अभी अभी मैं चाहती हूँ कि तुमने ये आंसर में ना ध्यान ही नहीं दिया है. चुप रहो. मतलब ध्यान ही नहीं दिया है मतलब यही है. 1 to 11 पॉइंट्स जो हमने किया, तुम एक बार रीड मारोगे उसको और मुझे शॉर्ट में बताओगे कि हर एक पॉइंट में क्या बताया है. एंड नॉट मोर देन 5 minutes. क्विक. हाँ, नॉट मोर देन 5 minutes. क्विक से मुझे यही बताएंगे कि इसमें इसके बारे में बोला है, इसके इसमें बारे में बोला है, बस उतना ही चाहिए मुझे. और मेरे सवाल का जवाब अगर मैं पूछूं तो, इफ एनी.
इसके बाद का चैप्टर तुम्हारा पार्ट ए का आखिरी चैप्टर, अकाउंट्स ऑडिट। उसके बाद पार्ट ए में इंस्पेक्शन इंक्वायरी था जो डिलीट मार दिया वो लोग ने। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट आधा निकाल दिया वो लोग ने। डोरमेंट कंपनी 4 पन्ने का है। फिर चालू होगा तुम्हारा जनरल मीटिंग। गवर्नमेंट कंपनी तो तुमने पढ़ा भी है ना, वही है। वाह, वही तो बस प्रियंका में पढ़ा गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि वो उनका फेवरेट था। गवर्नमेंट कंपनी, हाँ। इनएक्टिव कंपनी। तो तुमको मेरे से पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, तो फिर क्यों अभी 4 सेक्शन ही पढ़ा था बस। वही तो बोले, वही तो याद है। तो तुमने बोला अच्छे से पढ़ाया था, मेरी उम्मीदें जग गई। सेक्शन ही अच्छे से पढ़ाया था पूरे SBI था। मेरी उम्मीद फुकट के बढ़ा देते हो तुम लोग। आपको पढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल तुम लोग ये पढ़ो, चलो फटाफट करो। हो गया? डन डन, बात करें। चलो मुझे बताओ, पॉइंट नंबर 1 बताओ। डिविडेंड कैश में होना चाहिए, काइंड में नहीं होना चाहिए। कंपनी अगर शेयर्स गिफ्ट कर रही है तो ठीक। सेकंड, डिविडेंड कैसे पे हो सकता है? चेक से, या पेबल इन कैश, या थ्रू पेबल बाय चेक, या वारंट एज अप्रूव्ड बाय। उसके बाद थर्ड, ए क्या लिखा है? कैसे पे करती है? चाहिए तो पे कर सकती है, बराबर है, डिमांड ड्राफ्ट से। हाँ, नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से पॉसिबल नहीं है, वेरी गुड, चेक या वारंट भेजेंगे किधर? मेंबर के। जॉइंट है तो, और अगर कोई और एड्रेस दिए तो
तो कोई और एड्रेस में राइटिंग में डायरेक्शन दिया है तो अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके, पिलफरेज या फ्रॉडुलेंट ना हो, फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट, उसके लिए कंपनी को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मेंबर का बैंक अकाउंट नंबर, उसका नाम, उसका बैंक ब्रांच का एड्रेस, वो सब अच्छे से पूछ लेने का, और किधर डाल देने का, वो फेस पे, और साथ में क्या डालने का? वेरी गुड, एज अ सिक्योरिटी मेजर, बराबर। डिविडेंड वारंट में और क्या डिटेल्स डाली जाती हैं? बैंक एंड है बीच में, बराबर। हाँ, और फिर अगर नहीं है वो डिटेल्स अवेलेबल तो ऑफ द मेंबर, ठीक। अगर डिविडेंड या चेक, सॉरी वारंट या चेक में अमाउंट कितना है, 1000 तो कैसे भेजने का, या बेटा क्या खाया तूने? वैलिडिटी, एक स्टेटमेंट भी भेजना है जिसमें सारे XYZ डिटेल्स होंगे, वो डिटेल्स तुमने पढ़े क्या? क्या पता, पढ़े होंगे शायद। प्रोपोर्शनेटली पे करेंगे, अगर फुल्ली पेड अप नहीं, पेड अप वैल्यू के हिसाब से पे करेंगे, क्लियर है? आ जाओ। Liability to pay final dividend. The liability for payment of dividend only arises after dividend has been declared. Debt कब बन जाता है? Dividend declare होने के बाद, by the shareholders at the AGM. And this liability does not relate back to any earlier date. ये liability earlier date पे retrospective नहीं होता है, वही दिन से arise होता है जब declare हुआ. On the basis of recommendation of directors, as directors do not enjoy any power of declaring the dividend. फाइनल डिविडेंड, ठीक है। नो डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड और पेड इन केस ऑफ फेलियर ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, ये तो पहले ही पढ़ा ना, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट नहीं किया टाइम पे तो तुम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। वापस पढ़ना है, इलस्ट्रेशन करो एकदम ध्यान से, चलो एकदम ध्यान से। एकदम ध्यान से, I'll just ask you questions about it to ensure तुमको समझा। पढ़े, इजी है। पहले इस सवाल में क्या पूछा है, कोऑपरेटिव बैंक में डाल सकते हैं या नहीं? जवाब क्या दिया है? कोऑपरेटिव बैंक शेड्यूल्ड बैंक के लिस्ट में है तो डाल सकते हैं, वरना
शेड्यूल क्या है? लिस्ट है। तो अगर वो लिस्ट में तुम्हारा नाम है बैंक का तो डाल सकते हैं, वरना नहीं डाल सकते। समझा? ओके, सेकंड क्या बोला है? एक्सेप्टेंस ऑफ पे, सॉरी, डिपॉजिट रीपे नहीं किया ना, तो डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है। तब तक नहीं जब तक फेलियर परसिस्ट करता है। परसिस्ट मतलब एग्जिस्ट करता है। करेक्ट? कैपिटल रिजर्व से डिक्लेयर हो सकता है सिर्फ फ्री रिजर्व से, और फ्री रिजर्व का डेफिनेशन अपन किया है, जिसमें ये सब एक्सक्लूड किया था, कैरिंग अमाउंट एक्सक्लूड किया था, याद है? हाँ। लिखोगे ना ऐसा कुछ आया आंसर तो? पक्का पक्का? समझा? मेरे को ब्रेक का टाइम हो रहा है, पहले ये पढ़ लेता है फिर ब्रेक दूंगी। ये पढ़ने के बाद चलो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट सेक्शन 124। The company is required to deposit the amount of dividend in separate bank account। कितने दिन में? शेड्यूल बैंक में जमा करना है 5 दिन में। 5 दिन का काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे? गुड। In case dividend has been declared by company but has not been paid or claimed by any shareholder entitled to payment of dividend within 30 days। 30 days में पे करना है बट क्लेम नहीं किया। कंपनी shall within the from the date of expiry of 30 days transfer the amount of dividend which remains unpaid or unclaimed to स्पेशल बैंक अकाउंट। स्पेशल बैंक अकाउंट का कौन से बैंक में डालेंगे? शेड्यूल। उसका नाम क्या होगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। बराबर? 5 दिन में सेपरेट अकाउंट, सब 30 दिन में पे। 30 दिन में पे नहीं हुआ तो 7 दिन में अनपेड डिविडेंड अकाउंट। बराबर? फिर वो अपन देखा था ना, सब कुछ पे हो गया तो फ्यूचर में वही अकाउंट यूज कर सकते हैं डिविडेंड के लिए। कुछ पे नहीं हुआ तो उसी का नाम बदल दो एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट। है ना? लॉजिक है ना? सर वो 30 दिन में कंप्लीट हुआ, मतलब 30 दिन कंप्लीट हो गया और जो 7 दिन का गैप है अनपेड में जाने के लिए, उसके बीच में कोई आया क्लेम करना और अनक्लेम्ड अकाउंट में भी है और कोई आया तो देंगे? चार नहीं नहीं, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। चार्ज वगैरह तो अभी वो कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होता है। ठीक है? कभी भी पैसा उन्हीं का है। अगर 7 साल के बाद आईपीएफ में गया तो भी क्लेम कर सकते हैं आईपीएफ से। पैसा उन्हीं का है, कहीं नहीं जाए। सिर्फ ये प्रोसेस है ताकि कंपनी यूज ना करे वो पैसा। वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। डन? चलो, द कंपनी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ, ध्यान इंपॉर्टेंट है, the company shall within a period of 90 days of making any transfer of an amount to unpaid dividend account, unpaid dividend account में पैसा गया, उसके 90 दिन में कंपनी को बोला है एक स्टेटमेंट बना। कंपनी को क्या बोला है? एक, जिसमें नेम्स, उनका लास्ट नोन एड्रेस एंड अनपेड डिविडेंड टू बी पेड टू ईच पर्सन, प्लेस इट ऑन द वेबसाइट। कितना अमाउंट पे करना बाकी है, उनका नाम और उनका लास्ट नोन एड्रेस, और जितने लोगों का बाकी है उसका स्टेटमेंट बना और किधर डाल? वेबसाइट ऑफ द कंपनी पे, ताकि कोई भी वेबसाइट देके उसको समझे कि मेरा पैसा बाकी है। समझा? एंड ऑल्सो on any other website approved by CG for this purpose in such form, manner and particulars as may be prescribed. Sure enough? ठीक है? कितने दिन में स्टेटमेंट बनाना है? Very good. Any money transferred to unpaid dividend account of company in pursuance of this section remains unpaid or unclaimed for a period of, कितने साल तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रहा? 7 साल। फ्रॉम द डेट ऑफ अनपेड, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर से 7 साल अगर अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में है तो उसको ट्रांसफर कर देगा कंपनी अलॉन्ग विथ अक्रूड टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। समझा मैंने क्या बोला? एंड कंपनी शैल सेंड अ स्टेटमेंट ऑल्सो in the prescribed form of details of such transfer to the authority। ट्रांसफर तो करेगा ही करेगा, अथॉरिटी को एक स्टेटमेंट भी साथ में कंपनी भेजेगा जिसमें लिखा होगा which administers the said fund and authority shall issue a receipt। अथॉरिटी क्या इश्यू करेगा? receipt to the company as evidence of such transfer। बैठा?
For removal of doubt, it is hereby clarified that in case any dividend is paid or claimed for any year during said period of 7 consecutive years, share shall not be transferred to IPF. क्या बोला है? अगर 7 साल में कोई भी ऐसा एक साल आया या कभी भी ऐसा हुआ कि मेंबर ने डिविडेंड क्लेम किया, 7 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक अगर उन्होंने क्लेम नहीं किया है एक भी डिविडेंड 7 साल कंटिन्यू 7 साल तक क्लेम नहीं किया है, तो वो 7 साल का डिविडेंड प्लस उसके शेयर्स सारे आईपीएफ में जाएंगे। बट अगर एक हाथ साल भी ऐसा बीच में आया कि किसी ने डिविडेंड क्लेम किया तो शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे, सिर्फ अमाउंट ट्रांसफर। समझा क्या? देख, एक फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर हुआ डिविडेंड, किसी ने क्लेम नहीं किया, मिस्टर ए उसने क्लेम नहीं किया, अनक्लेम्ड में डाल दिया कंपनी ने, फिर नेक्स्ट ईयर भी क्लेम नहीं किया, थर्ड ईयर में भी क्लेम नहीं किया, फोर्थ ईयर में वो डिविडेंड का चेक लेके बैंक गया और उसने क्लेम किया। अभी पहले वाले उसने अभी भी क्लेम नहीं किए, बट करंट वाला किया, तो अभी 7 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स हुआ नहीं जहां पे उसने क्लेम नहीं किया, बीच में एक साल क्लेम किया। तो जो फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट वाले में जो अनक्लेम्ड में डाला है ना, उसको 7 साल हो गया तो वो पैसा आईपीएफ में चला जाएगा, बट वो बंदे के शेयर्स नहीं जाएंगे क्योंकि बीच में उसने डिविडेंड क्लेम किया। बट 7 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक डिविडेंड भी नहीं लिया और कुछ भी नहीं किया तो शेयर्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे। समझा मैंने क्या बोला? हाँ कि नहीं? पक्का? शुभम समझा ना? 100% एवरीबॉडी? उसके उसके राइट सारे अबेयंस में जाएंगे, होल्ड पे जाएंगे। नहीं, कैसे करेगा? शेयर से नहीं उसके पास, रिटर्न मांगा आईपीएफ से मिलेगा। हाँ, उसी का है, सब मिलेगा। पर उसे क्लेम किया तो उसके पास ही रहेगा शेयर फिर बाद। मतलब अगर आईपीएफ में ट्रांसफर हो गया, नहीं, अगर उसके बीच में क्लेम किया डिविडेंड तो उसके पास ही शेयर रहेगा। 7 कॉन्सिक्यूटिव ईयर तक इनएक्शन रहा ना तो ट्रांसफर होता है, वरना अगर उसके बाद भी नहीं किया तो चलेगा। 7 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स होना चाहिए, कंटिन्यूसली 7 साल तक उसने डिविडेंड क्लेम नहीं किया ना, तो पैसा प्लस शेयर्स सब चले जाएंगे। बट अगर इसने 1-2 साल क्लेम नहीं किया बट थर्ड ईयर में क्लेम किया तो 7 कॉन्सिक्यूटिव नहीं हुआ तो शेयर्स नहीं जाएंगे, पर वो अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो भी अलग से उसको क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली उसने लिया नहीं तो अलग से उसको क्लेम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं किया तो सिर्फ पैसा जाएगा, शेयर्स नहीं। 7 साल तक पड़ा होएगा अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में। मतलब अब ये 7 साल हुआ तो बीच में जैसे आपने बोला 4 साल पे उसने क्लेम कर चौथे साल में क्या क्लेम किया? करंट डिविडेंड, करंट डिविडेंड। जो हाँ, पिछले 3 साल का डिविडेंड है वो क्लेम नहीं किया। हाँ, तो उस मतलब वो जो पिछला 3 साल है और जो अभी का करंट ईयर है 4 साल हो गया, और जो बाकी के 3 साल बचे हुए हैं उसके 7 साल हर एक ईयर के बाद गिनेंगे ना। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 का डिविडेंड है वो 7 साल तक रहेगा अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में, मतलब एक साल का फिर ट्रांसफर होएगा। हाँ, फिर 22-23 का डिविडेंड फिर 7 साल रहेगा अनक्लेम्ड में। मतलब एक 7 साल एक हर एक साल का डिविडेंड 7 साल तक अनक्लेम्ड में रहेगा, टोटल 7 साल थोड़ी। बट अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 का डिविडेंड 7 साल तक रहा अनक्लेम्ड में और वो 7 साल तक उसने एक भी डिविडेंड क्लेम नहीं किया है तो शेयर्स भी जाएगा। बट अगर वो अनक्लेम डिविडेंड वैसे ही पड़ा है बट 7 साल के बीच में उसने कुछ तो क्लेम किया है तो फिर शेयर्स ट्रांसफर नहीं होगा। समझा मैंने क्या बोला? पक्का? ये डब्बा, कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड इन एजीएम, 5 दिन में सेपरेट अकाउंट, 30 डेज में पे, 30 डेज एक्सपायर हो गए तो 7 दिन में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, 7 साल तक वहां रहेगा। अनक्लेम्ड अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट शैल बी ट्रांसफर टू आईपीएफ, 90 डेज में कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ेगा लिस्ट। सॉर्टेड? इलस्ट्रेशन कर लो पहले फिर ब्रेक लो, पहले इलस्ट्रेशन करो 1 वाला, मुझे समझा ना क्या बोला है?
समझा? इलस्ट्रेशन आसान है फर्स्ट वाला, सिर्फ डेट्स के साथ बताया है तुमको कि कब ट्रांसफर होगा। सेकंड करो। फिर पूरा प्रोविजन बता दिया ना, 7 दिन में ट्रांसफर कर दो, 7 साल तक वहां रहा तो आईपीएफ में ट्रांसफर कर। हर एक साल का डिविडेंड 7 साल तक अनक्लेम्ड में रहेगा, हर एक साल का डिविडेंड 7 साल कंप्लीट होने तक वो वहीं रहेगा, उसके बाद ट्रांसफर होगा। समझा? हाँ कि नहीं? तो रिएक्शन तो दे, क्या सोच रही है? एक एक मतलब एक टाइम जो भी उसने क्लेम नहीं किया 1 साल का, वो 7 साल तक रहेगा, और उसने नहीं क्लेम किया तो वो ट्रांसफर होगी। बाप रे, बाप रे। तो दो 2000 में, फाइनेंशियल ईयर 2000 में, 2020 में अगर कोई डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी ने और वो बंदे ने क्लेम नहीं किया, 2007 तक, 7-8 वो अनक्लेम्ड में रहेगा, उसके बाद वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 2001-2 में वापस डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने, वो बंदे ने क्लेम नहीं किया, वो वापस अनक्लेम्ड में जाएगा। फिर वो कब तक रहेगा? 8-9 तक, और फिर वो ट्रांसफर होगा। बीच में अगर कोई साल में उसने क्लेम किया तो वो वाला डिविडेंड अनक्लेम में नहीं जाएगा। अगर बीच में वो 7 साल, 2001 वॉज द फर्स्ट ईयर जब भी उसने क्लेम नहीं किया, तभी से लेकर कंटिन्यूसली 7 साल तक अगर उसने क्लेम नहीं किया तो वो 2001 का जो डिविडेंड है वो भी आईपीएफ में जाएगा, उसके साथ उसके शेयर्स भी जाएंगे। बट अगर 2001 से लेकर 7 साल में कभी भी एक साल ऐसा आया जब भी उसने डिविडेंड क्लेम किया है, तो सिर्फ 2001 का डिविडेंड तो ट्रांसफर होगा, बट शेयर्स ट्रांसफर नहीं होगा। बट लाइक उसने क्लेम किया, देन उसके बाद लाइक शेयर ट्रांसफर के लिए 7 इयर्स का वापस काम होगा चालू। हाँ, 7 इयर्स तक क्लेम नहीं होना चाहिए तो ही ऐसा माना जाएगा कि इनएक्टिव बंदा है भी या नहीं है पता नहीं, इसलिए आईपीएफ में शेयर्स डाल दिए। मैम जैसे इसने 2024 में क्लेम कर दिया बीच में, 4th ईयर में, तो जो पीछे के 3 रहेंगे उनका वापस 7 साल गिना जाएगा? नहीं, जो अनक्लेम्ड में है ना, तो अनक्लेम्ड जब से गए तब से 7 साल ट्रांसफर से। अगर वो बीच में 2024 में डिविडेंड क्लेम करता है कंपनी से, तो आइडियली उसको जो अनक्लेम्ड वाले अमाउंट है वो भी क्लेम करने चाहिए, बट उसका अलग प्रोसीजर है। अगर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करेगा तो उसको करंट ईयर का ही मिलेगा, पिछला नहीं मिलेगा। अभी 2000 में अगर ट्रांसफर हुआ है अनक्लेम्ड में, तो कंपनी तो बाय डिफॉल्ट ऑब्लिगेटेड है कि अगर वो 7 साल उसको उधर हो गए वो अकाउंट में, तो उसको आईपीएफ भेजना ही पड़ेगा। ठीक है? वो अगर पर्सनली मेंबर को जानती है तो वो इतना कर सकती है कि भाई तू करंट ईयर का डिविडेंड कर रहा है तो अनक्लेम्ड वाला भी ले ले। वो कंपनी और मेंबर का इंटरेक्शन है। अदरवाइज अनक्लेम्ड में 7 साल हुआ है वो डिविडेंड को पड़े हुए, तो वो ट्रांसफर होगा। कैश के साथ अगर नहीं क्लेम किया 7 साल तक कुछ क्लेम नहीं किया तो शेयर समझा। ठीक है, टेक अ ब्रेक। ये
मैं बता रही हूँ मैम, बस हो गया, छोड़ दो, होगा तो ज्यादा हो गया यार। सबके दिमाग में चल गया ना। क्या ज्यादा हो गया तुमको बताओ, डिबेंचर ज्यादा हो गया। चलो आईपीएफ तो पढ़ लेते हैं, आईपीएफ। 9 बजे हेलो, फालतूगिरी करते बैठे वो बीच में 5 मिनट सो लेगा, फ्रेश। अब पढ़ाओ। मुझे पता है कि ये झगड़ते थे वॉशरूम डाल ये ब्रेक के हम लोग भी चप्पल, एक चप्पल उसके पैर में ऐसा, एक चप्पल झगड़ते तो हाँ, और वो आप वो सब छोड़ो, लास्ट टाइम लिस्ट दी थी आपको, क्या हो गया? गैस वैस चाहिए था ना तुमको फाइनल में, थी वो फाइनल फ्रिज मेरी जैकी मिनी फ्रिज। और ये भी था ना इंडस्ट्रियल सब रखने वाले चाहिए। हाँ वो तो करना है, उसमें तो मेरा ही प्रॉफिट होएगा। वो चिप्स के पैकेट्स। हाँ हाँ वो कब से आ और टाइप करने वाले मैं 8 रुपए में खरीदूंगी, तुमको 10 में बेचूंगी, 2 रुपया हर एक चिप्स में। भाव तो भाव लाड में है, फिर मैं लाने की मेहनत क्या करूं? जाओ नीचे जाके ले लो। होलसेल में मिलेगा, होलसेल में मिलेगा, सस्ते में मिलेगा। हाँ तो वही तो बोल रही हूँ, मैं 8 में खरीदूंगी, 10 में बेचूंगी एमआरपी पे। और एक रुपए में प्रॉफिट ऑफ पागल ना जाओ, नीचे जाने की मेहनत बच रही है, उसका कुछ नहीं। धूप में, बारिश में। अभी करना चाहिए था, सबसे ज्यादा वही खरीदती। कौन? तू? मैं नहीं। अरे जैसा उधर है ना उसके पीछे हेतल। चलो आईपीएफ पढ़ ले। अच्छा, द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, आईपीएफ, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, आईपीएफ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 7 सितंबर 2016 क्या बनाया? आईपीएफ अथॉरिटी। क्या बनाया? क्यों बनाया? फंड को एडमिनिस्टर करने के लिए। क्यों बनाया? बराबर है, कौन से फंड को? आईपीएफ। हाँ, आईपीएफ खुद एक फंड है, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए क्या बनाया? एक अथॉरिटी, अंडर सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। समझा? ऑथोरिटी इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरेस्टेड मतलब गिवन ऑन ट्रस्ट, भरोसे पे देना। क्या? इंटरेस्टेड मतलब गिवन ऑन ट्रस्ट, किस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है उसको? एडमिनिस्ट्रेशन का। क्या एडमिनिस्टर करते हैं? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। उससे क्या करते हैं? रिफंड भी करते हैं ऑफ शेयर्स। किसी ने मांगने आया कि मेरा शेयर से दो मुझे वापस, तो रिफंड भी करेंगे। अनक्लेम डिविडेंड भी पे करेंगे। मच्योर डिपॉजिट या डिबेंचर का अमाउंट भी ट्रांसफर किया होगा तो वो भी पे करेंगे। किसको पे करेंगे? और वो पैसा किसके लिए यूज होता है? टू प्रमोट द अवेयरनेस अमंग्स्ट इन्वेस्टर्स। क्लियर? बाहर जाएगा तो इधर ध्यान देना। सेक्शन 120 subsection 2 of Companies Act 2013 prescribes that following amount shall be credited to the fund। मुझे लगा काउंट रख रहा है कौन कौन वॉशरूम जा रहा है। क्या? वो तो मैंने पहले ही प्रपोज किया था, तुम ही बोले महंगा पड़ रहा है। चलो मैं गले में बैठ 5 रुपए ही मिलेंगे आपको। उसका 2 रुपया मेरे को देने का। 3 तू रख। क्या? दिन भर यही पड़े रहते हो यहाँ पे। 3 तू रख, 2 मेरे को दे। पूरा वैसे ये नहीं लूंगा देख, घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता, खाएगा क्या? दे रहा हूँ ना। नहीं, रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो जितना कमाएगा उसका 3 तू रख, 2 मैं रखूंगी। तू मेहनत कर रहा है तो तू 1 रुपया एक्स्ट्रा रख। 3 रुपए हो गया 2 से। नहीं, मैंने 2 ही 3 ही बोला था।
तीन ही बोला था मैंने, 3 2। नहीं, 2 3 बोली थी ना पहले। तीन दो ही बोली थी मैं। वो अमाउंट्स के नाम है जो आईपीएफ में जाते हैं। लिस्ट बहुत बड़ा है, उसमें से हम कुछ याद कर लेंगे, आंसर आया तो वही लिखेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? क्या बोला मैंने? लिस्ट बहुत बड़ा है, तो हम कुछ याद कर लेंगे जो अपन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। समझा? ठीक। पहला, द अमाउंट गिवन बाय वे ऑफ ग्रांट्स, इतना ही लिखेंगे। सीजी से अगर इतना ही लिखेंगे का मतलब क्या होता है? हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? तो अगर सीजी से कुछ ग्रांट मिला है, ठीक है, तो वो आईपीएफ में क्रेडिट होता है। समझ में आया? ठीक है। सेकंड, डोनेशन गिवन टू द फंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंपनीज और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। Thank you. यार चुप कर। अरे वो तीनों भाई बहन अपने क्लास। अधिका तो अतरंगी हस्ती है, पर अधिका आजकल हस्ती नहीं। अधिका हंस। प्रियंका का आवाज नहीं, साउंड नहीं है। साक्षी भी है हंसने के लिस्ट में। चलो 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 आगे। द अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ कंपनीज इज ट्रांसफर्ड टू द फंड। ये तीनों आसान है, एक बार तीनों वापस पढ़ो। कम तीनों तीनों इज्जत में अभी। हुआ? अब तक कौन से अमाउंट ट्रांसफर हुआ आईपीएफ में? सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रांट, डोनेशन बाय गवर्नमेंट, कंपनी, इंस्टीट्यूशन। तीसरा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट गोज टू फंड। टी करने की जरूरत नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, ध्यान, ये तुम बताओ मुझे। तुम लोग पढ़ के बताओ। क्या समझा इसमें? मुझे तो कुछ नहीं समझा, तुमको समझा क्या? नहीं, ट्रांसफर का बात करें ना अपन तो। पुराने कंपनी एक मिनट, पहले मैं ये समझ लूं कि वो बोलना क्या चाहता है, फिर तेरे पास भी आती हूँ। हाँ वापस बोल। भूल गया? कंपनी का ये 2013 है, ये पुराने कंपनी का बना दिया जो नए वर्जन। पुराने वाले नहीं, कंपनीज एक्ट 1956 बोला है। हाँ, कंपनी नहीं, एक्ट। पुराना कंपनी नहीं है, पुराना एक्ट है। हाँ, तो पुराने एक्ट के अंडर भी आईपीएफ था ना, अब नया एक्ट है, तो पुराना एक्ट के अंडर जो आईपीएफ था उसका अमाउंट नए एक्ट के आईपीएफ में ट्रांसफर। आईपीएफ में क्या क्या जाएगा पढ़ रहे ना, तो कंपनीज एक्ट 19, हाँ बराबर है, समझ गया मैं। कंपनीज एक्ट 1956
के आईपीएफ में जो पड़ा रहेगा, अब वो क्या कंसीडर किया जाएगा, 2013 के आईपीएफ। समझा? मैं तुमको छोड़ती हूँ। तुम लोग मेरे को पागल कर दोगे वरना। ये क्या बोला है, द इंटरेस्ट और अदर इनकम रिसीव्ड आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी फंड में पैसा पड़ा है तो क्या वो ऐसे ही रखेंगे आइडल? नहीं ना, उसको इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने के बाद उससे जो इनकम जनरेट होगा, जो इंटरेस्ट आएगा, वो भी किधर जाएगा, आईपीएफ में। डू यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट? ये पॉइंट कितने पॉइंट हुए अब तक? बराबर है? जी मत करो। ठीक है। अभी बच्चा लोग, हम लोग ने पढ़ा था कि एप्लीकेशन मनी आया 60 डेज में अलॉट करना पड़ता है। 60 डेज में अलॉट नहीं हो कर पाए तो पूरा का पूरा रिफंड करना पड़ता है। कंपनी रिफंड कर रही है कोशिश, बट कोई क्लेम ही, तो वो अमाउंट भी कहाँ जाएगा, आईपीएफ। डू यू अंडरस्टैंड? द एप्लीकेशन मनी अगर रिफंड नहीं किया तो डिपॉजिट मान लिया जाता है। याद है डिपॉजिट के डेफिनेशन में अपन पढ़ा था, बराबर है? माइट एज वेल एप्लीकेशन मनी रिसीव बाय कंपनी फॉर अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड, उसको कहाँ डाल दो, आईपीएफ। बैठा? matured deposit with companies other than banking companies भी लिख दो। रुको 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 रुको, पूरा लिख दो, अदर देन बैंकिंग कंपनीज। मच्योर डिपॉजिट हो गया, किसी ने क्लेम नहीं किया है, आईपीएफ। मच्योर डिपॉजिट डिबेंचर्स विद द कंपनी, किसी ने क्लेम नहीं किया, आईपीएफ। इजी? बराबर है? इंटरेस्ट अक्रूड, एक काम करना, ऑन द अबाव अमाउंट्स लिख दो। मतलब डिबेंचर पे, डिपॉजिट्स पे जो भी इंटरेस्ट आया वो भी किधर जाएगा, आईपीएफ। वेरी क्लियर? एल मत करो। रिडेम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिमेनिंग अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर 7 और मोर इयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन अमाउंट 7 साल तक किसी ने क्लेम नहीं किया, वो जाएगा आईपीएफ। डू यू अंडरस्टैंड? एंड लास्ट में अदर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, तुम्हारा फेवरेट पॉइंट। सॉर्टेड? ये याद रहेगा? ठीक। और एक आंसर। हाँ, क्या बोल रही? मैंने कुछ बोला ना। प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड टू आईपीएफ। अभी ट्रांसफर करना है ना आईपीएफ में, उसका क्या दिया हुआ है, प्रोसीजर। ठीक है। ये कट कर दो, पूरा नीचे अपने यहाँ से करेंगे। ये आंसर अधूरा रहेगा एक्चुअली। रुक चेक कर देती हूँ पूरा है कि नहीं। पूरा ही होगा तो फिर अरे कुछ नहीं, 7 पॉइंट म्यूटेंडिस वाला है, पूरा पूरा आंसर है ये। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। इसके बाद 31 क्वेश्चन है, फिर 32 फिर 33 है, ऐसा बोला। अरे मुझे लगा मैंने 27 तक दिया है, बट इवेंचुअली हुआ कि 25 तक दिया था, तो एक पेज प्रिंट नहीं हुआ है, कल प्रिंट करके देती हूँ, माफ कर दे मेरे को। नहीं आए ना अभी, 5:30 बजे के बाद। और देखा ही जनाब ने अभी ना, तभी तो कुछ तो कर रहे थे जब अपना डिस्कशन हो गया। चलो हेलो, पढ़ते हैं बेटा, रख दो।
चल पढ़ते हैं। चलो, अमाउंट ऑफ अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड required to be credited by the company to the fund shall be remitted online. वापस वापस guys, important आंसर है, important क्या ये point? आंसर। पॉइंट का क्या करेगी? कहाँ लिखा है पॉइंट है? हमें प्रोसीजर के वहां पे लिखा है। ऊपर 30 है बाकी। मेरी मर्जी। इसका भी कर दिए यार। ले, मैं कैमरा पे हाथ रखती हूँ। देखिएगा तो आप ही देखते हो ना। सुप्रीम कोर्ट। वो देगा कौन रिकॉर्डिंग? हाँ देगा तो उनके पास बोलने भी है। एडवर्टाइजमेंट पास रहेगा। मैम क्यों है? मैं बोलता हूँ। बड़ा होना बड़ा तब पागल हो गए। हो गए है, आज सिर्फ दिखा रहे हो। चलो, ए पढ़ो रे, पढ़ो पढ़ो। मैम छोड़ दो फिर तो आप नहीं नहीं, ये आंसर पहले करते हैं, फिर देखेंगे। देखिए आपने जो पहले वाले आंसर पे बोला था हर आंसर पे बोलूंगी, प्रॉमिस। द अमाउंट ऑफ unclaimed or unpaid the amount of unclaimed or unpaid dividend which is required to be credited by companies to the fund. जो भी अमाउंट कंपनी को रिक्वायर्ड है, कहाँ पे क्रेडिट करना है उसको? फंड में, बराबर है। उसको वो रेमिट करेगी। रेमिट मतलब ट्रांसफर। कैसे ट्रांसफर करेगी? ऑनलाइन ट्रांसफर करेगी, अलॉन्ग विथ अ स्टेटमेंट भी भेजेगी। बोला था ना अपन, प्रीवियस आंसर में ही पढ़ा था कि अथॉरिटी को राइटिंग में स्टेटमेंट भेजेगी, बराबर है। और वो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है IPF1। लिखो। हेलो, कहाँ पीछे इसके पीछे पर सारे एक साथ लिखने थे ना, अलग अलग मत लिखो। मैं देखिए पीछे पे क्या कर रहे हैं? अपने को वो 2 रेजोल्यूशन में लिखने हैं। तो बुक में आज थोड़ी ना आज इनफ पेज है अरे लिखना लिख, तू लिख, तेरे को जिधर लिखना है लिख। सी पेज नंबर 43 पे लिख IPF आज नहीं IPF1 is a statement sent by company to authority. Statement sent by company to authority. स्टैंड बाय Company to authority with the details of amount transferred to authority with the details of amount transferred. समझा? IPF क्या है? It contains the details of transfer. बराबर? किसको भेजते हैं हम? हेलो बी, ए भाई, ऐसे नहीं लिखना है। लिख दिया? मेरा टेस्ट कर रहा है Within a period of 30 days of such amounts becoming due to be credited to the fund. कितने टाइम में ट्रांसफर करना है? अरे मैंने तो पढ़ा था 7 साल में करना है। नहीं क्या? थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था। क्या? अरे अमाउंट को क्रेडिट करना ना विथ स्टेटमेंट 30 दिन में। स्टेटमेंट थोड़ी पागल, अमाउंट 30 दिन में भेजना है। उस स्टेटमेंट भी साथ ही भेजेंगे, अलग थोड़ी भेजेंगे। हाँ, तो 7 साल में ड्यू होगा ना। 7 साल में क्या होगा? चुप रहे। 7 साल में क्या होगा? रुको ना। हाँ बोलो, 7 साल में क्या होगा? ड्यू होने के 30 दिन में ट्रांसफर करना है। समझा? सो अमाउंट बिकमिंग ड्यू ते 30 डेज में ट्रांसफर। बैठा क्या? मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि 7 साल आज कंप्लीट हुए आज भेजो। 7 साल कंप्लीट हुआ तो 30 दिन में भेजना है। समझा?
The companies which have transferred, ध्यान, companies which have transferred any amount in IPF to IPF or central government, but not filed the statement. Amount तो बेच दिया, but statement other than an Excel template, जो format दिया ना IPF 1, वो छोड़ के कोई तो फॉर्मेट में स्टेटमेंट भेज दिया है, रूल 1A, तो उसको वापस स्टेटमेंट देना पड़ेगा। कौन से फॉर्मेट में? IPF 1A लिखेंगे। के बाजू में ए डाल बस तो करेगी। मैं चप्पल पहन के आती। गेस कर। नहीं, एक्सपेंसिव। तेरा एक्सपेंसिव नहीं है तो मार। चल नहीं, हाथ की नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा। गर्म हो रहा है मेरे पे इस क्लास में। अरे वो खुद ही कैमरे में हाथ लगाए तो बोल किसको रही? बाहर हो गया था, देख रहे हो? वो लोग क्या ही करेंगे आपके सामने? अरे वो तो खुद मार रहे हैं। आपके सामने कोई नहीं बोलेगा। मैम तो लाइन देखो कितना और गाड़ी दो के सामने और सब करना हम लोग एक चप्पल लेते थे। इधर चप्पल के लिए तुम लोग क्या हंस रहे हो? तुम लोग लाइन लगा के चलो। नहीं बाकी लो। बाकी तो शुभम ने लाइन लगाई। नहीं, हमारे यहाँ पे भी है जगह जगह। श्रेया और शुभम भी झगड़ते हैं चप्पल के लिए। एक श्रेया पहनती है, एक शुभम पहनता है। वही हो रहा था। कौन झगड़ रहा था भाई? शुभम और कौन झगड़ रहा था? सोम और शुभम। आयुष थोड़ा थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे। मैम अभी लोग झगड़ा कर रहे तो दिखेगा ना। मुझे ना उधर लाइंस लगाने पड़ेंगे। चलो लिखेंगे 1A। वो नहीं लिखा, आगे के बोलो। क्या है वो? Amount transferred to IPF. Amount transferred to IPF, but statement not submitted. Statement not submitted, or submitted, but in a different format. Then again submit it in IPF 1A. IPF 1A within 60 days. IPF 1A within 60 days of notification of these amended rules. 60 days Of notification of these amended rule. ठीक है? इतना ही है, 6 पॉइंट ही। अलग अलग पेज नंबर अलग है ना। सब बैल जैसे बिहेव कर रहे हैं। नहीं अच्छा आज स्पेशल ओकेशन है। हम 4 घंटे 4 घंटे 4:30। तुम तो पूरा दिन बोल रहे थे रखने का।
पहले क्लियर करने का फिर बाद में। इतना बोरिंग तो नहीं है बेचारा कंपनी लॉ। हम किधर बोल रहे हैं? तो तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो पागलों वाली? कोई बात नहीं, हैपेंस। चलो आगे पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑल्सो बी रेमिटेड, अमाउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है बाय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये एक मेथड है, ऑनलाइन मेथड ट्रांसफर करने का। ईटीएफ नहीं है रे, वो सिक्योरिटी है क्या ईटीएफ? इट इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इट इज एनईएफटी। MEFT. Net bank. Net bank. And In such manner as may be specified by central government. On receipt of statement, authority enter the details of such receipt in a register. जैसे ही स्टेटमेंट आएगा अथॉरिटी रजिस्टर में सारे डिटेल्स डाल देगी। रजिस्टर में बी मेंटेन फिजिकली और इट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कंपनी एवरी ईयर। हर एक कंपनी का अलग रजिस्टर अथॉरिटी मेंटेन करती है और उसमें डिटेल्स डालती है। ठीक है, एंड रिकंसाइल करती है। रिकंसाइल मतलब मैच करती है, टैली बोलते हैं ना, टैली करती है। द अमाउंट सो रेमिटेड एंड कलेक्टेड, तो जितना ट्रांसफर हुआ उतने उसके अकाउंट में भी होना चाहिए, तो उसको क्या करती है वो? टैली। डू यू अंडरस्टैंड? विद द कंसर्न डेजिग्नेटेड बैंक ऑन मंथली बेसिस। क्लियर? ईच डेजिग्नेटेड बैंक, अभी बैंक में जाएगा ना आईपीएफ का अमाउंट, बराबर है? तो ईच डेजिग्नेटेड बैंक फर्निश करेगा एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सच रिसीट्स। व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट? एक ड्राफ्ट, एक स्टेटमेंट, एक कैलकुलेशन। ठीक है, जितना भी उसको बैंक में पैसा आया है आईपीएफ फंड वाले, वो बैंक एक एब्स्ट्रैक्ट बनाएगा सारे रिसीट्स का ड्यूरिंग द मंथ, और किसको भेजेगा? टू द अथॉरिटी। कितने दिन में भेजेगा? आफ्टर क्लोज ऑफ एवरी मंथ, बताते हुए कि इतना इतना पैसा आया है। क्लियर? कंपनी भी मेंटेन करेगी रिकॉर्ड्स, बराबर है? फाइल अंडर सब रूल 5, ये सब रूल 5 में ही है, सबके ट्रांसफर करना है करके। तो कंपनी भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगी इन द सेम फॉर्मेट अलोंग विथ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एंड अथॉरिटी शैल हैव पावर टू इंस्पेक्ट सच रिकॉर्ड्स। वेरी क्लियर? ठीक है, अब तुम घर जाओ। थैंक यू।